जी नमस्कार आप सबको। सबसे पहले परमेश्वर को याद करता हूँ। गजा ननन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मित्रों, हमारी वाल पर सबसे पहले आए हैं गोवर्धन डागला साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। और सूर्य प्रकाश जीनगर जी आए हैं, बहुत अच्छी कवि हैं और एक तरह से यूँ कहें कि नवाचार करते हैं अपने प्रयोगों में, कविता के प्रयोगों में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वॉल पर आए हैं। और M.A. राठौड़ साहब हैं हनुमानगढ़ से, उनके जो आने वाले संग्रह की कविताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने ये पांडुलिपि भेजी मुझे, पांडुलिपि भेजी, तो इसको अलग अलग हिस्सों में लेंगे। आज हम पहला खंड लेंगे इसका, जो भटनेर किले पर आधारित है सारा का सारा। आप तो जानते हैं कि जो भी प्राचीन शहर हैं उन प्राचीन शहरों में गढ़, किले, गढ़ी, नोरे इस तरह से बने हुए होते थे। तो हनुमानगढ़ जिसने देखा है वो जानता है कि हनुमानगढ़ टाउन में भटनेर का सुप्रसिद्ध किला है। उसकी बनावट का दूसरा कोई रूप मिलना जरा मुश्किल। हालांकि वो किला सुनसान है, तन्हा है, अकेला है और वक्त के साथ साथ उसका क्षरण होता जा रहा है। कई प्रयास हुए, लोगों ने बहुत कुछ कोशिशें भी की कि उसका संरक्षण किया जाए और कुछ किया भी, परंतु उसके लिए एक निरंतरता की आवश्यकता है और वो अभी हमें कहीं दिखाई नहीं देती। सरिता सिंह बहन आई हैं, आपने राम राम लिखा है, बहुत बहुत राम राम और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। M.A. राठौड़ साहब शायद आज कैच नहीं कर पाए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने टैग तो किया था उनको, लेकिन हो सकता है वे जुड़ नहीं पाए हों या आ नहीं पाए हों, देख नहीं पाए हों। महेंद्र मोदी सर आए हैं मुंबई से, मैं सर को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सर आज भी लाइव आकर के कुछ कहेंगे आखिर में। पहले 10-15 कविताएं हैं मैं लेता हूं आपके सामने। मोदी साहब का बहुत बहुत स्वागत। तो मिस्टर M.A. राठौड़ साहब जो हैं वो अंग्रेजी में मूलतः कविता लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं, अनुवाद भी करते हैं, खूब छपते भी हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। हम में से सभी कमोबेश कुछ न कुछ प्रसिद्ध तो हैं ही, ये सबको मान लेना चाहिए। लेकिन एक भजन में कहा गया, प्रसिद्धि जो है वो नाक की तरह से होती है, गले में रखनी पड़ती है लेकिन उल्टा डस भी सकती है वो आपको। राजेश पुजारी पल्लू से आए हैं, प्रणाम कविवर लिखा आपने, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको। और हम बात कर रहे थे प्रसिद्धि पर। तो प्रसिद्धि एक आम मुहावरा सा हो गया है कि प्रसिद्ध मसाले, प्रसिद्ध फिल्मी घराने, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध सितार वादक, प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध चिकित्सक। तो प्रसिद्धों का देश हो गया, सिद्धों का देश था, प्रसिद्धों का देश हो गया। चलिए, जैसा भी हो रहा है, हम देश के साथ खड़े हैं और तमाम प्रसिद्ध लोगों को प्रणाम करते हैं कि वे हमारी प्रसिद्धि को भी जरा बर्दाश्त करें। हम जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा सा लिया जाए। रोहिताश शर्मा आए हैं सूरतगढ़ से। रोहिताश, आज सुनना, आपके लिए कुछ खास बातें हैं मेरे पास। नमस्कार लिखा आपने। R.C. जाखड़ साहब आए हैं, राम राम शर्मा जी, गढ़ भटनेर हमारा गौरव। बिल्कुल, बेशक गौरव है हमारा। हर पहाड़, हर पर्वत, हर नदी, हर झरना हमारा गौरव है। हर किला, हर गढ़ी हमारा गौरव है। हर महल हमारा गौरव है। हर जो ऐतिहासिक मज़ारे हैं वो हमारा गौरव है। बहुत कुछ हमने अपने भीतर सहेजा है, समेटा है, इकट्ठा किया है, वो पूरे देश में जगह जगह फैला हुआ है।
अनिल कुमार शर्मा आए हैं। राम राम भाई, बहुत बहुत राम राम भाई। तो मैं कविताएं लेता हूं। पहले भाग एक बटनेर पर है सारा। कर दी गई चिनाई एक एक ईंट को जोड़कर बटनेर दुर्ग की। कर दी गई चिनाई एक एक ईंट को जोड़कर बटनेर के दुर्ग की। आतताइयों से रक्षा के लिए न जाने कितनी ही कोमलांगियों के नाजुक हाथों ने अपने वजूद को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ, कहते हैं, अभेद्य बना दिया इसे। अपने खून पसीने से थापी गई अनगिनत पक्की ईंटों से, जिसे हमने सीखा कालीबंगा के आंगन में एक एक बारीकी के साथ। न जाने कितनी पीढ़ियां गुजार दी हमने पुरखों की, अपनी धरा, अपनी आन बान में, अपनी पगड़ी, अपनी शान बचाने में, खेत में काम करते दो हाथों के लिए। धान के लहलहाते खेत और सोने की चमक लिए गेहूं की बालियां, उस नवोढ़ा के घूंघट की आड़ में से खिल उठे थे खेत में ध्वल रूप लिए कपास के टिंडे और गवार की कच्ची फलियां। हांडियों में खुशबू को भरकर तैयार करती थी ईंट भट्टों के लिए और राजशाही तलवारों को चमकाने के लिए। नहीं कोई थी दरो दीवार इससे पहले यहाँ वहाँ आसपास में। उन लोगों के दिलों में केवल फर्क बना रहा जागीरदारों और आमजन में। पर अपने वजूद के लिए देनी पड़ती थी अपनी कुर्बानी, सीमाओं की रक्षा की खातिर एक आम मजदूर को भी। मित्रों, कविता में जो विचार है वो तो श्रेष्ठ है, किंतु जो प्रश्न राठौड़ खड़ा करना चाहते हैं वो विषमता का है, वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। शिल्प एकदम थोड़ा सा पश्चिम की शैली का है, जो बात को कहते कहते अनका छोड़ देता है। लेकिन ये जरूर है कि इस पहली कविता से भटनेर का जो आकर्षण है वो पाठक के मन में पैदा हो जाता है। भटनेर के बारे में वो अधिक जानने की जिज्ञासा अपने भीतर पैदा होते हुए देख रहा होता है। अडिग रामकिशन आए हैं, पल्लू से हैं, सरबी या जयपुर में हैं या बीकानेर में हैं, मेरे ख्याल से पल्लू में ही होंगे। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका बनाया हुआ मेरा संग्रह आ गया है। अरदास 9 तारीख को विमोचन है। ये आपका चित्र बनाया हुआ, चित्र तो किसी महान कलाकार का है, लेकिन जो संयोजन है वो आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये जो कविता है ये बता रही है कि किस प्रकार से बटनेर का निर्माण होता है, मजदूर वर्ग का कैसे उसमें योगदान रहता है, कैसे परिश्रम बहाया जाता है खून पसीने के साथ, कैसे तलवारों के लिए, राजशाही के लिए लड़ाइयाँ होती थी, कैसे जागीरदारों रामजनों के बीच में दूरियां होती थी। अगली कविता लेने से पहले सरजीत स्वामी आए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, लिखा आपने जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपको। अगली कविता है उत्तर पश्चिम सीमा का ये प्रहरी भटनेर खड़ा रहा एक टांग पर, बन फकीर की टेर सा वो सींच रही थी स्वयं सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान की घग्गर से, उसके चरण पखारने वाले अनगिनत कलमकारों को। नहीं था इतना आसान ऐसे धूल चटाना युद्ध और द्वंद्व युद्ध में, क्योंकि नर्तक नाच रहा था बन चंडी सा अपनी धुन में, और नर्तक उसी ताल और लय में लिख रहा था अमिट वर्षों का इतिहास अपनी ओजपूर्ण शब्द शैली में। क्योंकि शब्द की सीमा नहीं थी और समय की सीमा में नहीं बंधा था शब्द, इसलिए आसान नहीं था वर्षों के इतिहास को समेटना। फिर समय बदला था, शब्द नहीं। संगीत की धुन में भी वही राग और वही लय विद्यमान थी, सदियों से यहाँ वहाँ भटनेर की सरसब्ज लहलाती नगरीय परिधि में, जहाँ रच डाले गए समस्त वेद और उनके समस्त श्लोक और ऋचाएं अपनी लय और सुर के साथ सरस्वती की कलकल करती जलधारा और कलरव करते पक्षियों की धुन में एक ऋषि परंपरा के साथ। माटी की खुशबू से लबरेज ये कविता भारत के अतीत को सूंघती, भटनेर के अतीत को सूंघती हुई तब के जीवन को हमारे मानस पटल पर खड़ा करती है और एक बहस को जन्म देती है कि कहाँ पर सरस्वती बहती थी या नहीं, यहाँ वेदों की रचना हुई थी या नहीं, या कहाँ हुई। मैं समझता हूं कि हुई थी,
थार की जगह पहले समुंदर था। ये बात जैसलमेर के फॉसिल्स से साबित होती है। समुद्र तल में जैसे अवशेष मिलते हैं वो अवशेष वहाँ मिल रहे हैं, तो पहले ये समुद्र तल रहा होगा और बाद में उलट गया सब कुछ, प्रलय आ गई तो उसके बाद सब कुछ सूख साख गया। तो ये कविता हमारे सामने एक अतीत को जीवित करती हुई कविता है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कविता है। प्यारी इन अर्थों में कि इनके भीतर भूमि का प्यार छुपा हुआ है, जन्मभूमि का आशीर्वाद छुपा हुआ है, इसमें कवि की आत्मा का प्रेम है। तो ये कविता हमें अच्छी लगती है। अडिग रामकिशन जी ने लिखा है कि चित्र अल्बर्ट ब्यूरर का है। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत स्वामी साहब ने लिखा है सुंदर चिंतन साधुवाद। जी धन्यवाद। सतीश छींपा आए हैं वर्धा से आए सतीश छींपा, उनका स्वागत है। अडिग रामकिशन लिखते हैं कि मुझे तो कालीबंगा पर कागज जी याद आ रहे हैं। जी हाँ, कालीबंगा पर बहुत प्रामाणिक लेखन जो किया था वो कागज जी ने किया था, और राठौड़ साहब भी कागज जी से परिचित थे और उनके साथ मिले हुए थे, उनके साथ रहते थे। काफी प्रयास ऐसा सुना है कि कागज जी ने राठौड़ साहब की कविता को लेकर के किया था, और दीनदयाल जी भी परिचित हैं राठौड़ साहब से। कागज जी की कालीबंगा की कविताएं जो हैं वो मैं एक बार ले चुका हूँ, फिर किसी दिन मैं दोबारा लूंगा स्पेशल आपको टैग करके अडिग भाई, तो आप दोबारा भी जुड़िएगा जरूर। और कैसे हैं आप, ठीक तो हैं, आनंद में हैं? गांधी जी की सीरीज चला रखी है मेरे ख्याल से आपने, बहुत शानदार चित्र बनाए गांधी जी के। ऐसे स्केच जो है वो अद्भुत है देखने में। सतीश छिपा कहते हैं वहां गुरु जी बेहतरीन चर्चा है जी, वे ओकल फॉसिल पार्क से संबंधित है। नहीं, लेकिन वो है बने कहाँ पे? पार्क तो बना दिया गया जिस भी तरीके से, लेकिन वो उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ की? वो वहीं उसी इलाके की है। नमस्कार गुरुजी लिखा है सतीश ने। जी नमस्कार। क्या हेलो, क्या आवाज आवाज रजाइयों को नहीं कहाँ कान पर? हेलो, अब आवाज है? अब वो माइक माइक से लगा रखी है। और क्या है? तो बढ़िया यार, वो एक टांग दुखा है जो पता को नहीं भाई, सीधा है तो ये नहीं एडी, एडी में दर्द सा लगा रहा है पता नहीं क्या दिल में भी कोई शो को झटको तो कुछ पता का दी तो थे भी रोज ही करो हैं। नहीं नहीं, कोई यही कुदरती कोई हुआ हो, तो वही सके। ओ, दिन दिन में दुख हो गया स्कूल में सी थोड़ी सी मारी से कराई थी। अंदरों अंदरों दुखो कोई बीच में पकवा कर रखा है। गा कोई ये हो गया होना इनमें। बाकी तो बेर तो कल आगे उठी दिन में दुखो बैठे बैठे। बस बेला दुखो। और आनो यार छुट्टी है संडे की। ये थारो बनस के मिला है। दिन आनो बिल्कुल टाइम से आइयो। हम्म। हाँ कोई दिक्कत को नहीं। बाकी देखा सुबह तक टांग टूंग में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आओगे तो अंतर ही यार। बोला की तो कराएंगा चिंगी बाप देखांगा डिसाइड करांगा आए बाद में की कौन टेंशन ना ले दे थारा की दुखा को नहीं। रिटर्न फाइन है ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।
कह रहा था कि ये कविताएं जो भटनेर पर हैं, ये कविताएं हमें हमारे इतिहास का जो बोध है, ऐतिहासिक बोध जिसे कहते हैं, उसकी पड़ताल करने की कोशिश करती है। आमतौर पर अभी आधुनिक हनुमानगढ़ में जितने भी लोग रहते हैं, शायद भटनेर का इतिहास उन्हें नहीं मालूम। शायद नहीं मालूम कि कौन कौन से राजा आए थे लड़ने के लिए, कौन कौन से शासक आए थे, क्या कुछ हुआ था, तैमूर लंग कब आया था। और भी इन कविताओं से स्पष्ट होगा हमारे सामने। रामकिशोर फिरोदा साहब आए हैं जोधपुर से। आपको बहुत बहुत नमस्कार सर, प्रणाम करता हूं। कविता समय आपसे समृद्ध होता है, आपकी उपस्थिति उसे गौरवान्वित करती है। अगली कविता लेता हूं। खड़ा हूं मैं भटनेर अडिग सा जैसे कोई दरवेश, खड़ा हूं मैं भटनेर अडिग सा जैसे कोई दरवेश, पहने हुए अपना ही अद्भुत सा विनम्रता का वेश। समय के साथ मैंने ही अपना रिश्ता निभाया, आया जो यहाँ कोई भी उसको गले लगाया। दूर कहीं सुनता हूँ मैं एक अजान सी, घोड़ों के टापों के बीच करतब कमान की। दुश्मन चला आ रहा अपने गुरूर में, चढ़ाया बलिदान का रंग मेरे शरूर में। कर तैयार बर्छी भाले और तीर कमान, लैस कर दिया बुर्जियों में युद्ध का सामान। हर एक दुश्मन को चटाने चरणों की धूल, बनाया जो बैरी दर्द भरी आंखों का शूल। उड़ते गर्द का हुआ जो तनिक आभास, कर दी समस्त सेना को दुर्ग के आसपास। तैमूर से लड़ने का अब सही वक्त आ गया, हिंदुस्तान में देखो उसका कहर छा गया। लुटती अबलाओं में कैसा रुदन छा गया, हर एक योद्धा बन वीर लड़ने को आ गया। ये बात इस कविता से स्पष्ट होती है। ऐतिहासिक सत्य है तैमूर लंग का आना, ऐतिहासिक सत्य है वहाँ युद्ध होना, ऐतिहासिक सत्य है वहाँ संघर्ष का होना, बलिदान का होना, जोहर का होना। ये सब चीज़ें वहाँ के बारे में, भटनेर के बारे में, ये बातें हमारे सामने तब आई जब हम कुआनो नदी पर बात कर रहे थे। पिछली दफ़ा जो मैंने कार्यक्रम किया था संग्रह पर, तो उस समय ये बात उठी थी कि मनुष्य को अपने इतिहास का बोध होना चाहिए। बीकानेर में आप देखिए जूनागढ़ है, लेकिन जूनागढ़ पर कितनी कम कविताएं आई हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम कविताएं अभी तक हम देख पा रहे हैं, या बहुत कम कहानियां या कुछ चीज़। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि गंगा सिंह जी पर 11 कहानियां लिखूं। 2 कहानी मैं लिख चुका हूं, 11 कहानियां मैं लिखूंगा उनके जीवन पर, और वो 11 कहानियों का एक संग्रह जो छपवा करके राज परिवार को समर्पित करने का मेरा इरादा है। क्योंकि मेरे दादेर ससुर दल्लू राम जी जोशी, जो कि करनी माँ के भगत थे, आपने वो भजन जरूर सुना होगा। माने मारी बिनती सुनो बारंबार, हे करनी मैया अरज सुनो। सेखो जी मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्याओ, चील बण पकड़ पंजा में फेरा स्यूं पहली दियो रे पुगाए, ए कर्नल मैया रज सुनो। ये करनी माँ के भजन लिखे थे। गांव थिराणो जात बिरामण दल्लू राम जस गाए, ये आखिर में पंक्ति आती है। तो दल्लू राम जी के भजन लोग गाते हैं, लोग उनको जानते हैं, पुराने लोग भजनी जानते हैं, सत्संग करने वाले जानते हैं। तो वे दल्लू राम जी गंगा सिंह जी के राज सिपाही थे। तो उस समय की घटना एक उनके साथ हुई थी, वो मैंने कहानी के रूप में दी है। वहाँ से मेरे मन में आया कि और भी कहानियाँ लिखूँ, उनकी वीरता की, उनके पराक्रम की, उनके साहस की, उनके ओज की, उनके तेज की, उनकी दानशीलता की, उनकी विनम्रता की, शिक्षा के प्रति उनके प्रेम की। हालांकि मालचंद जी की एक कहानी ऐसी आई थी जिसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ था कि इस इलाके में शिक्षा को पनपने नहीं दिया जा रहा था जागीरदारों के द्वारा। वो कहानी थोड़ा सा चर्चा में भी रही थी। लेकिन इसके उलट दूसरा तथ्य भी है कि राज परिवार जो है बहुत शिक्षा के लिए करता रहा, काफ़ी कुछ चीज़ें मेंटेन की गई थी। एक विकसित शहर हम इसलिए ही देख पा रहे हैं कि हम पहले शिक्षित थे और शिक्षा से हमें प्रेम था। हमारे यहाँ के आचार्य परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार हैं, जितने पुष्करना परिवार हैं, सब विद्वान हैं। उनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है, उनके शास्त्र ज्ञान का कोई अता पता नहीं लगा सकते आप। तो ये बिना एक परंपरागत शिक्षा के संभव नहीं था।
तो निसंदेह स्कूल रहे होंगे, पढ़ाइयाँ होती होंगी। एक तरफा बात हमें नहीं करनी होगी, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। बट्टू राजेंद्र आए हैं, हमारे बड़े भाई मित्र, हमारे राजेंद्र जी हनुमानगढ़ से। ए क्लास फोटोग्राफर, प्रेस के फोटोग्राफर भी आप थे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वॉल पर आए हैं। राजेश पुजारी पल्लू से लिखते हैं, कवि स्वर्गीय दुल्लूराम जी महान व्यक्तित्व को प्रणाम। हाँ प्रणाम राजेश जी, बहुत बहुत प्रणाम, मेरे दादे ससुर थे वे। और चंद्र प्रकाश अडवाणी सर आए हैं जयपुर से, आकाशवाणी में आप थे और अभी यूं कहें कि पैक्स के पद से आप रिटायर हुए हैं। अतीत के झरोखे से भटनेर दुर्ग, वाह अति सुंदर रचनाएं, धन्यवाद। वैसे मुझे लगता है कि हमें भी कुछ रूपक वगैरह उस पर तैयार करने चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि हम विचार कर रहे हैं। अगली कविता लेता हूं। तैमूर लंग से लोहा लिया हमने। उसके बाद अगली कविता कि पत्थर भी बोलने लग जाए, ऐसी कविता है ये, पत्थर भी बोलने लग जाए। मैं भटनेर अपने जन्म से ही सहन कर रहा था प्रतिकार से भरे असंख्य आक्रमण, तीसरी शताब्दी से ही, जब दूर दूर तक फैला था रेत का समंदर अपने पूरे यौवन में। आखिर पानी की तलाश में निकल पड़ा था लश्कर कारवां के साथ, खाना बदोश सरदारों के एक फरमान पर लुटाने अपनी हैसियत और लूटने अकूत धन दौलत मेरे खजाने से। सुना है मैंने अपने बुजुर्गों से लील गया था समंदर कालीबंगा। सुना है मैंने अपने बुजुर्गों से लील गया था समंदर कालीबंगा, और उनके आशियानों को पल भर में सरस्वती की प्रबल धारा से, जहां किलकारी भरी थी मैंने माँ की गोद में उस विभत्स रात को। एक मिट्टी से बने ऊंचे धोरे पर मैं सिसकता रहा उस रात पल भर, छाती से लगने अपनी माँ से, जहां छोड़ गई वो मुझे रोते बिलखते अपने ही बलबूते पर जीने के लिए। चीथड़ों में लिपटा मैं भटनेर, मरा नहीं था पल भर भी, क्योंकि मेरे में ही पल रहा था आने वाला कल। कल कल बहती जलधारा के पास, जहां मैंने बसाया अपना साम्राज्य अपने दुर्ग के बलबूते पर। भटनेर किस प्रकार से एक दुर्ग अपने भीतर निर्मित करता है। भटनेर पहले नाम था, अब हनुमानगढ़ है। तो एक शहर बोलने लगता है, जैसे एक बुजुर्ग आकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है कि कैसे पानी की तलाश में लोग निकल पड़े थे, कैसे लुटेरे आए थे, क्या लूटना चाहते थे, क्यों नहीं लूट पाते थे, और प्रलय क्या हुई थी, कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, क्या हुआ उस रात, उस सुबह, उस सांझ, उस दिन में, उस दोपहर में। ये सब कोशिश पड़ताल करने की M.A. राठौड़ साहब करते हैं। M.A. राठौड़ साहब आ गए हैं। मैं भाई साहब नमस्कार लिखा आपने, मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तालियां बजा करके स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर कविताएं लिखी आपने, बहुत सुंदर कविताएं आपकी, और मैं खास तौर से आपके शिल्प से प्रभावित हूँ। और साथ में ये भी कि जो आधुनिक जो पश्चिम की कविता है, हालांकि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मैंने जाना है उस तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा लगता है आपका। और हमारी जो शास्त्रीयता है उसका भी आपने पूरा ख्याल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 कविताएं अभी ली हमने, अभी 5वीं कविता में ले रहा हूँ। उससे पहले आप आ ही गए हैं। प्रहलाद छांडी साहब आए हैं, उन्हें नमस्कार। डॉक्टर संतोष विश्नोई आई हैं, उन्हें नमस्कार। अभी आपकी युग पक्ष में एक रचना छपी थी आज ही, मेरी भी एक कहानी छपी थी भी 2 दिन पहले। रोशन चायल आए हैं, नमस्कार भाई आपने लिखा है जी। रोशन चायल साहब बहुत बहुत नमस्कार। बाकी नाम हम ले चुके हैं। अगली कविता लेता हूं। अगली कविता, संवेदनाओं के सागर में पला मैं भटनेर, पल पल लुटाता रहा अपनी हसीन जवानी, अपनी ही जाति के अपने ही लोगों के लिए, और लूटते रहे वे आदमखोर मुझ अबोध को नोच नोच कर भूखे भेड़िए की तरह। पर नारी को देखकर ललचाती रही उनकी भूखी और तानाशाही नजरें,
उन पर जो मेरी ही गोद में पली बड़ी थी, थाप थाप कर ईंटें अपने नाजुक हाथों से सुकुमारियों के दाड़िम से भरे कपोल गालों को देखकर बेआबरू करते रहे कई सरदार और जागीरदार अपने अपने मदहोश में। क्यों करता है समझौता वह शख्स अपने आप से, जब शहंशाह अकबर ने माफ नहीं किया तनिक उसे भी, जो उसका ससुर था रिश्ते में नाते में, किंतु उसके अपने ही अहाते में पीट पीट कर उसके विरुद्ध भी कर दी थी बगावत उन मेहनतकश हाथों ने। कमाते थे जो मेहनत से और खाते थे इज्जत के साथ, 2 रोटियां 2 जून की अपनी भूख मिटाने के लिए। हाँ, वीर था वो, गंभीर था वो, जिसने पानी पिया भटनेर नगरी का, तपते बदन और तपती दोपहरी में ईंट भट्टों में सिलगाते हुए लुगदी को भटनेर की नींव रखने के लिए, और उसकी वर्षों तक सार संभाल की एक प्रहरी बनकर सच्चे अर्थों में। मैं भटनेर आज भी खड़ा हूँ, अलग थलग सा अपने अतीत की तरह, जिसने मौका दिया उन तमाम शहंशाहों को सुख से संभालने तख्तो ताज को, जबकि मेरी निगहबान आंखें गड़ी हैं आज भी सुदूर पश्चिम के थार की रक्षा में। मित्रों, दर्द की लकीर से बांधता हुआ भटनेर हमें, हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। हालांकि कमोवेश तमाम शासकों के, बादशाहों के सुलूक ऐसे हुआ करते थे। कुछ इक्का दुक्का बीच में आप ये छोड़ें कि जो अपवाद हैं, वो सारे के सारे तो खराब नहीं थे। जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा को मानने वाले थे, वो तमाम राजा, चाहे राजा भोज हो, चाहे राजा बलि हो, चाहे राजा, आप पुराणों से शुरू करेंगे तो आज तक आप लेके आएंगे तो बहुत सारे राजा गंगा सिंह जी तक आते आते आपको मिलेंगे। यह रामकिशोर फिरोदा साहब ने एक बात लिखी है कि सारे ही राज परिवार सार्वजनिक शिक्षा के विरोधी थे, स्कूल खोलने वालों को परेशान करते थे। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कहानियां लिखे फिरोदा साहब। कहानियां मैं यकीनन इस बात को ध्यान में रखूंगा, लेकिन कम से कम महाराजा गंगा सिंह जी के इतिहास के बारे में जहां तक, क्योंकि वरना कल्टीवेट नहीं हो सकता था, इतना विकसित नहीं हो सकता था कि यहाँ से दुनिया के हर कोने में कोई न कोई बीकानेरी मिल जाएगा आपको। एजुकेशन में मिल जाएगा, खेल में मिल जाएगा, साइकिलिंग में मिल जाएगा, शूटिंग में मिल जाएगा, साहित्य में मिल जाएगा, कला में मिल जाएगा, नृत्य में मिल जाएगा, उस्ता कला में मिल जाएगा। मेरा तात्पर्य केवल यही समझाने के लिए है कि देखिए, जरूरी नहीं कि राज परिवार है तो वो शिक्षा का विरोधी ही होगा। हालांकि ऐसे कुछ किस्से लोग सुनाते भी हैं। कुछ किताबों में हमने दाऊलाल जी की आचार्य की जो किताब है बीकानेर का इतिहास और संस्कृति भी जो लिखा है उन्होंने, उसमें कहीं कहीं बातों के उल्लेख मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। लेकिन जब आप गंगा सिंह जी के जीवन चरित्र को निकट से देखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि वे शिक्षा के विरोधी नहीं थे, वे अशिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने स्कूल भी खोले हैं, लेकिन ये जरूर है कि इतिहास में भटनेर जो है वो एक ऐसा जीवंत किला है कि उसको देखने के बाद में आदमी कुछ समझने की कोशिश करता है। हम कॉलेज टाइम में जाया करते थे तो उस किले के अंदर जब हम जाते तो पहले दरवाजों के अंदर उल्टे लटके हुए चमगादड़ दिखाई देते। उनकी अजीबोगरीब खुशबू सी नाक में भर जाती है। खुशबू कहें या बदबू कहें, दुर्गंध कहें, क्या कहें उसे, क्योंकि सुना तो ये भी है कि जो चमगादड़ की जो बीट होती है, उसकी जो खाद बनती है वो हरिदूब के लिए श्रेष्ठ खाद होती है और काफी महंगी मिलती है। लेकिन अभी तो कोरोना नामक जो हवा खड़ा हुआ है, ये सारा चमगादड़ के पीछे से निकला बताते हैं। तो क्या मामला है ये जरा जानना पड़ेगा। लेकिन जरूर चमगादड़ को हम एक डिस्टेंस पे रखते रहे। चमगादड़ को देख के हम प्रसन्न कभी नहीं हुए, उसे दूसरे जीवों की तरह से नहीं समझा हमने। इसके पीछे उसकी भयानकता या उसका चिपक जाना जिस प्रकार से है, तो कोरोना भी चिपक ही रहा है। हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐतिहासिक स्थलों की जब बात करें तो भटनेर में जाते समय हम इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं कोई सोल हमें पुकारती है क्या, कोई आवाज, कोई प्रबल आवेग, कोई संभावना, कोई थ्योरी, कोई नेचर हमारे भीतर उगती है क्या। हम अपने आप को बहुत गौर से देखा करते थे। मैं भी जाता था, मायामृग भी जाते थे, दीपेंद्र कांत भी जाते थे। सब भटनेर को बहुत अच्छी तरह से देखा करते थे। अभी तो माया हनुमानगढ़ी आए हुए हैं,
तो शायद भटनेर को भी देख के आए। तो उस किले के अंदर हमें पता चला कि यहाँ सुरंगें बनी हुई नीचे, कोई कहता था चिंदा तक जाती है, कोई कहता था, लेकिन सत्य कहाँ तक है ये नहीं मालूम, क्योंकि उनके अंदर उतर के खोज करना मुश्किल है, तो दरक गई हैं जगह जगह से। लेकिन उस किले के भीतर आबादी नहीं है, उस किले के भीतर रिहाइश के निशान भी बहुत कम दिखाई देंगे आपको, दूर दूर छितराए हुए, इकट्ठा नगर बसा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो हो सकता है ये युद्ध के लिए ही ये बनाया गया हो, जैसे बीकानेर से चली सेना और विश्राम के लिए उसको रुकना है तो वो भटनेर का उपयोग कर सकती है। एक शासक वहां भी नियुक्त हुए होंगे। भटनेर का पूरा इतिहास मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन भटनेर की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उससे मैं अवश्य परिचित हूँ। वेदों की ऋचाएं यहीं लिखी गई हैं, सरस्वती यही, घग्गर नदी ही सरस्वती है। ऐसे प्राणावशेष अभी मिल रहे हैं, हम वहां से गुजर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि उस किले के अंदर जाने के बाद मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहुत उदास हो गया हूं, मैं थक गया हूं, मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे विश्राम करना चाहिए। लेकिन फिर अचानक से कहीं एक बहुत ही गजब की आग सी लपट सी उठती थी कि नहीं, अभी थकने का समय नहीं आया है, अभी चलना है। और तब से मैं अब तक चल रहा हूं। तो मेरे इतिहास की संस्कृति जो है वो मुझे आवाज दे रही है। संस्कृति का हिस्सा इतिहास होता है, इतिहास का हिस्सा संस्कृति होती है, दोनों ओतप्रोत होते हैं एक दूसरे में। छैलूचारण छैल साहब आए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत राम राम भाई, कैसे हैं? रहमत अली जी आए हैं, उन्हें नमस्कार। सुनील ओजैया साहब आए हैं, उन्हें नमस्कार। डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम जी आई हैं, उन्हें नमस्कार, ओशो के प्रणाम। रोशन चायल साहब आए हैं, उन्हें प्रणाम। बल्लाद छांडी साहब ने लिखा, भाई साहब आपका बचपन तो भटनेर के आसपास ही गुजरा। बचपन नहीं, किशोर अवस्था किशोर अवस्था, और उसके बाद में जवानी। अब जैसी भी थी जवानी तो थी, अब भले ही मैं बहुत हट्टा चौड़ा लंबा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी नहीं रहा हूँगा, लेकिन जवानी की फीलिंग तो आती थी भाई। और जब मैं देखता था इतिहास को, यहाँ के किले को, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के मज़ारों को, तो यहाँ के मंदिरों को, तो मेरे भीतर एक पुरुष ललकार उठता था, जैसे एक पुरुष खड़ा हो जाता था अंदर युद्ध करने के लिए। तो युद्धोन्माद तो पैदा होता है भटनेर से, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि बनाई वो किला युद्ध के प्रयोग के लिए है। आप राशन पानी लेके अंदर चले जाएं पूरी सेना को लेकर के, और जो दूसरा कारवां है, दूसरे सैनिकों का कारवां है, वो बाहर बैठा बैठा सर खपाता रहेगा और आप उसे आराम से नष्ट कर सकते हैं। तो भटनेर एक बहुत ही प्रामाणिक और ऐतिहासिक किला है। अगली कविता में देखते हैं क्या लिखा है किले के बारे में। मैं भटनेर केवल एक दुर्ग ही नहीं हूं, घग्गर के मुहाने पर खड़ा निश्चल प्रेम सा अपनी प्रियतमा के लिए मुझ में बसता है आम जन का प्यार। न जाने कितनी ही शताब्दियों से जी रहे हैं लोग मुझे अपना समझकर, जिन्होंने केवल मेरी ही खातिर लुटा दिया अपना घर बार, करने मेरी रक्षा मेरे द्वारा दुश्मन को याद दिलाने छठी का दूध। आए थे बहुत सूरमा दूर देश से, यदा कदा सर्वदा अपनी मर्दानगी दिखाने, मुझसे लड़कर मेरा ही वरण करने और रह गए गुलाम से बनकर। मेरे अद्भुत सुरक्षा कौशल को देखकर और दबा ली उन पठान सरदारों ने कसकर अपने दांतों तले उंगलियां, और हो गए हतप्रभ ठगे से। आखिर किस किससे लड़े, आखिर किस किससे लड़ें और किसको विजित करें यहाँ, जहां पग पग पर बसते हों योद्धा। संत सूरमा और दरवेश अपने सादे वेश में इस योद्धे देश में पहनकर केसरिया बाना और रमाकर बबूत अपने कंटक शरीर पर, जहरीले पीवड़े गोयरे और बिच्छुओं के संग रहते हैं वो हर पल चौकस अपने दुश्मनों से, खनकती तलवारों के साथ मैदाने जंग में। जन्म ले ही लिया था पीरों के पीर गोगाजी वीर ने, जय वीर गोगाजी। जन्म ले ही लिया था पीरों के पीर गोगाजी वीर ने,
ददरेवा की धरती पर महमूद गजनवी के काल में मुझ भटनेर को छुड़ाने उसके चंगुल से और भांप कर उसके मंसूबों को हर हाल में, और नतमस्तक हो गए ख्वाजा के कारिंदे आए थे जो उसके साथ जंग के मैदान में, रह गए वो हमेशा के लिए मेरे ही आंगन में बसाकर अपनी संस्कृति अपने ही अंदाज में। कितनी प्रामाणिक बात है इतिहास में। जहारवीर गोगा जी महाराज जो है गजनवी से लड़ने के लिए आए और ये किला छुड़वाया उन्होंने, इसके लिए युद्ध किया उन्होंने। इतिहास की जो चेतना है उसको हमारे भीतर सरजीवन करती हुई, अब यहाँ जानना पड़ेगा कि छुड़ा पाए थे उससे पहले ही, क्योंकि घेर लिया था गजनवी ने वहां जाकर के, उसने महमूद गजनवी ने, और युद्ध करते करते प्राणोत्सर्ग किया वीर गोगा जी महाराज ने। तो मुझे लगता है कि वे असफल तो नहीं हुए, उनका बलिदान था। तो भटनेर ने बहुत बलिदान भी लिए हैं। त्याग और तपस्या और बलिदान ये तो वीरों के आभूषण होते हैं। समृद्ध और शक्तिशाली अतीत की घोषणा करने वाली कविता ये, कि भटनेर का अतीत बहुत शक्तिशाली था, बहुत समृद्ध था। जैसा कि अगली कविता में है, मैं भटनेर गवाह हूं इस बात का, उस विभत्स रात का कहीं नहीं हुआ ऐसा आसपास में आज तक के इतिहास में। किया था पहली बार मुस्लिम लल्लाओं ने जौहर का इस्तकबाल, यूं तो इजाजत नहीं थी उनको बेपर्दा रहे हर हाल। हिंदू कोमलांगियों के साथ मिलाकर हाथ से हाथ तैमूर के गाल पर देने चांटा, किया था जिसने कत्लेआम और धर्म को बांटा। रुदन और चित्कार से कांप उठा भटनेर, जौहर की ज्वाला में जलने तनिक नहीं थी देर। लहू लुहान हो गई देखो घग्गर की जलधारा, बूढ़े और बच्चों को भी उसने चुन चुन कर मारा। कौन है यहाँ जो नहीं आया लेकर मन में कपट और शूल, शेर खां की समाधि पर क्यों न आते चढ़ाने फूल। कामरान जो भटका भाई से, कामरान जो भटका भाई से करके मुझ पर अधिकार, देख हकू धन संपदा पाकर भाई का भाई में जगा प्यार। सूरत सिंह ने बदली सूरत मेरे वतन की रख ली लाज, हनुमानगढ़ सा दिया उपहार और नई दुनिया के संभाले काज। छीन कर मेरा अधिकार जाप्ता खां भाटी से, तिलक किया उसने मस्तक पर मेरी उर्वर माटी से। मंगल के दिन हनुमान जी के नाम पर रख दिया हनुमानगढ़ मेरा नाम। धान का सा कटोरा आया थार में देखो कैसा काम। धान का कटोरा, बिल्कुल बहुत सही उपमा दी है भटनेर के लिए। तो ये देखिए ऐतिहासिक तथ्यों को अपने भीतर से जस्टिफाई करती हुई, प्रमाणित करती हुई कविता वीरता और शौर्य, पराक्रम और धर्म तथा पुरखों की सूझबूझ को हमारे सामने रखती है। बहुत सूझबूझ वाले थे हमारे पुरख। विशाल छाबड़ा जी आए हैं सूरतगढ़ से, आकाशवाणी सूरतगढ़ में कॉटन सिटी चैनल में आप कैजुअल अनाउंसर हैं, और वैसे आप शायद वरिष्ठ अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। और मनदीप शर्मा जी आए हैं, हेलो सर जी लिखा आपने जी, नमस्कार। आपकी जगह का मुझे मालूम नहीं। प्रकाश जोशी आए हैं थिराना से, उन्हें नमस्कार। ओह, तो ये कविता हुई, 7 कविताएं अब तक हम ले चुके हैं, और सिर्फ 3 कविताएं और लेंगे। लेकिन अगली कविता लेने से पहले मुझे यहाँ कैलाश मनहर याद आ रहे हैं, जिन्होंने भानगढ़ के किले पर कविताएं लिखी। भानगढ़ नाम से जो किला है अलवर में, भानगढ़ भव्य भी भयानक भी, भानगढ़ भव्य भी भयानक भी, भानगढ़ हर घड़ी अचानक भी, सेवड़े बेवड़े की मंजिल भी, भानगढ़ मकतूल भी कातिल भी, भानगढ़ प्यास में नहीं नदी में, भानगढ़ प्यास में नहीं नदी में भी, भानगढ़ हाँ में नहीं में भी, भानगढ़ भान सिंह और भानुमती, भानगढ़ बकरियां और जती सती, मर गया मगध वहां विचार नहीं था, भानगढ़ भी मर गया कि प्यार नहीं था। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तंबूरा बजाते हैं।
पूरी सीरीज थी कैलाश दादा की, ये मनहर की, भानगढ़ के किले पर ये लिखी हुई कविताएं। तो कोई कोई किला आवाज देता है, कोई कोई जगह पुकारती है आपको कि यहाँ आओ, मेरी धड़कन सुनो, यहाँ बैठ के मुझे सुनो, मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे सीखो। यही इतिहास का काम होता है। इसीलिए इतिहास लिखा जाता है कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि पुरखों को हमेशा अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता रहती है ना। तो यही कारण है कि हम अब तक अपने सांस्कृतिक चिंताओं को हल करते हुए आए। हम कोई भगोड़े लोग नहीं हैं। हमने हर उलझन को देखा है, हर सुलझन को देखा है, हर आनंद को देखा है, हर दुख को देखा है, हर वैराग्य को देखा है, हर भक्ति को देखा है, हर वीरता को देखा है, हर मनुष्यता को देखा है, हर फकीरी को देखा है। हमने हर को देखा है, हर हर महादेव को देखा है। ये देश चमत्कार है। भारत ज्ञान में जो रथ है, ये देश अपने आप में पूरी की पूरी। मैं एक बार एक फकीर से चला गया मिलने के लिए। मैंने पूछा कि दादा बताओगे देश की परिभाषा आप कैसे लेते हो? तो उन्होंने कहा देश पहाड़ है, नदियां हैं, चट्टाने हैं, पर्वत हैं, शिखर हैं, नदियां हैं, झरने हैं, नहरें हैं, नालियां हैं, कीचड़ है, कमल है, फूल है, महल है, दंगल है, जाति है, प्रजाति है, जितना कुछ भी देख रहे हो सब देश है, ये परिवेश है, ये इसकी सेवा करो, मेवा मिलेगा। अब फकीर तो अपने ढंग से बोलते हैं। तो बहरहाल, तो इतिहास की सेवा यही हो सकती है कि पहली बात तो हम इतिहास को जानें, और दूसरी बात ये कि उससे शिक्षा ग्रहण करते हुए वर्तमान में अपनी भूलों को दूर करें और एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करें। मैं भटनेर अपनी प्राचीर से देखता हूँ एक विहंगम दृश्य, समृद्धि और उल्लास का। लहलहाते खेतों में ऊंट गाड़ियों पर जाते हुए किसान, उसका परिवार और जीवन निर्वाह करने वाली चौथियों और पांचों को हाड़ी बनकर जीवटता के साथ खलियानों में काम करते मेहनत का साथ एक साथ तेजा गाकर मनाते हैं अपने इष्ट देव को, फसलों को काटते हुए और उसे भारिया बांधकर इकट्ठा करते हैं लावणी के लिए, और फाल्गुन की फाग पर चंग के साथ नृत्य करते हुए संध्या की वेला पर अपने खिलखिलाते नौनिहालों के चेहरों को देखकर बरबसी थिरक उठता है वह चंग की थाप पर, और भूल जाता है पीड़ाएं साल भर की क्षण में। इस आह्लाद प्रमोद में बैठकर अपने वृद्ध माँ बाप के साथ हताई कर लेता है वह दिन भर की, और उन छोटे छोटे साहसिक कदमों को हौसला देते हुए जो पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं उसके ही आंचल में अपने साहस से भरे कदमों से वो निकल पड़ता है अपनी फसल की बटाई करने। किंतु ले जाते हैं सब कुछ जागीरदार के कारिंदे, एक एक दाना भरकर तसलों में मधुमक्खी के शहद की तरह, जिस पर खून पसीना एक कर दिया था उसने। ये वेदना भटनेर के वर्तमान की दिशा पर चिंतित सोचता हुआ पत्थर, सोचती हुई ईंटें। हमारा जो मध्य भारत का समय वो अब तक लेकर के कोई बहुत ठीक नहीं रहा। जागीरदारों के रूप बदल गए, शोषण के तरीके बदल गए, बाजार आ गया, बाजार के रूप बदल गए। प्रकाश जोशी लिखते हैं, आए हमारी वॉल पर, कहते हैं भटनेर दुर्ग का पहले गेट पश्चिम की तरफ था, फिर कहते हैं कि हनुमान जी ने बसाया, उसके बाद इसका गेट पूर्व दिशा में। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इतनी बड़ी घोषणा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं हनुमान जी को भी इनकार नहीं कर सकता। हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, जो सूरज को मुंह में ले सकते हैं, ये कल्पना से बाहर की बात है ना। तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अब 3री शताब्दी से पहले कौन देख पाए इतनी गहरी आंख के साथ? आपकी जिज्ञासा मैं राठौड़ साहब की तरफ करता हूँ, वे कुछ प्रकाश डालें तो अलग बात है। अगली जो कविता है वो लेते हैं अब। अगली कविता मैं भटनेर वर्षों से याद करता रहा मानसून की उन बौछारों को, जो भर देती है खुशबू मिट्टी में चारों ओर नई नवेली दुल्हन की तरह। किंतु जिस घर में मैंने जवान बेटी देखी यौवन की दहलीज पर, और देखा उसके भविष्य का सुनहरी स्वप्न झरती आंखों से उस बाप के जिसका तन जल गया था लू के थपेड़ों में, और उड़ गए थे सिर के बाल जागीरदार के कर्ज से। हाय, बच ही नहीं पाई बेलड़ी की कोमल लताएं, भाखड़ी भुरुट कागा रोटी लूणिया घाटी शामक मुकड़िया घास, और कभी न खत्म होने वाली हरी दूब भी।
घग्गर भी अब हो गई है मृत प्राय, अबला नारी की तरह जिसके श्वेत वस्त्रों ने उड़ा दिया है उसके जीवन के 7 रंगों को, जो बहती थी रसधार की तरह और खिलखिलाकर हंसती थी अटखेलियां करती हुई, और खिलखिलाकर हंसती थी अटखेलियां करती हुई, थिरकती थी जहां यहाँ वहां बटनेर के आंगन में, जिन हथेलियों में सजा करती थी मेहंदी की खुशबू, उन हाथों में पड़ गई है दरार और पैरों में फट गई है ब्याऊ। जिन हथेलियों में सजती थी मेहंदी की खुशबू, उन हाथों में पड़ गई है दरार और पैरों में फट गई है बियाऊ। अमृत रूपी जल की एक एक बूंद पाने के लिए घग्गर के नर्म होठों पर छा गई है अब श्वेत सी फेफी, और पड़ गई है दरारें संवेदनाओं की उसकी छाती में आर पार अकाल की मार से। मित्रों, बहुत ही सुंदर और अर्थवान कविता है। इस कविता में घग्गर नदी का जो वर्तमान है या सरस्वती नदी का जो वर्तमान है उसकी तरफ अगर उसके तल को देखें, सूखे हुए तल को, तो वहाँ चिकनी पपड़ियाँ सी बनी हुई दिखाई देती है, जैसे होठों पर फेफी आ जाती उस तरह से। तो कितना गहरा बिंब लिया है कवि ने, और ये बताने की भी कोशिश की है कि हमारे यहाँ पर जो नदियाँ थी उनके किनारे समृद्ध जीवन था, लेकिन कालांतर में उसमें दोष पैदा हुआ और शोषण होने लगा, कष्ट लोगों को देने लगे लोग। तो ये कई सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, वो भी इतिहास जो है किसी को क्षमा नहीं करता है, सब अपने अपने कर्मों का भरते हैं, वे भी भर ही रहे होंगे। तो ये हमने कविताएं ली आज M.A. राठौड़ साहब की भटनेर दुर्ग गाथा। कल हम इनकी कविताएं लेंगे थार पर। आज भटनेर की लगभग कविताएं ले ली, 2-4 कविताएं रही हैं, तो आप पढ़ें। इस बीच भटनेर का इतिहास पढ़ना मैं भी चाहूँगा। मेरे मन में इस संग्रह को पढ़ते हुए ये बात बार बार, हालांकि छोटे मोटे लेख कहीं पढ़े लेकिन वो भूल भाल गए, इतना उसका जो कंसेप्ट है वो याद नहीं रहा। विद्यार्थी थे कॉमर्स के, काम हिंदी का करते थे, डिबेटें बोला करते थे, जीत के आया करते थे, शील्डें लाया करते थे, मैं और मायामृत दोनों। तो कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया, इतिहास की तरफ गया जो इस तरह से गया कि अरे यार हम तो अति प्राचीन हैं, हम तो ऋषि परंपरा से हैं। और मैं मन से कहता हूँ राठौड़ साहब भी एक ऋषि हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये उनका कोई दूसरा जन्म, अगला जन्म है जो वो ऋण चुका रहे हैं अपना, उस समय की देखी सूझी बूझी गई चीजें आज जीवंत करके हमारे सामने रख रहे हैं। तो एक मेरा निवेदन था कि इस संग्रह को जब वो छापे तो रेफरेंस हर कविता के नीचे थोड़ा सा ब्रैकेट में दे दिया करें कि ये रेफरेंस है इसका और इस सन की बात है, तो कविता को और आसानी से वो समझ पाएगा। दूसरा, शिल्प का जो आपका हुनर है वो ये कहता है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, बस अपनी अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं, और दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपने ऊपर से सुन लिया कि ये वाक्य एक पंक्ति में, अब जैसे कविता की आजकल की कविता, नई कविता की बात करते हैं, तो उसमें एक वाक्य कितना लंबा होना चाहिए, उसमें कहाँ कहाँ मोड़ दे के छोड़ना चाहिए। भटनेर का दुर्ग पहले, भटनेर के दुर्ग का गेट पहले पश्चिम की तरफ था, अब पश्चिम की तरफ था, साथ लिखूं कि इसको आगे लिखूं, ये बात अगर बाहर से मानूंगा मैं तो ओढ़ा गया काम हो जाएगा। भीतर से सुनूंगा कि कहाँ तक पंक्ति आ रही है, कहाँ तक सांस बोल रहा है, वहीं तक मुझे उसको उठाना है। और फिर जब वो चयन हो जाएगा तो भाषा का भी चयन हो जाएगा, शब्दों का चयन भी हो जाएगा। एक अंग्रेजी के लेखक होते हुए भी M.A. राठौड़ साहब ने हिंदी में बहुत कारगर शब्द उठाए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। सोनिया गुप्ता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मेरा निवेदन था महेंद्र मोदी साहब से कि वे आज की कविताओं को सुन करके और लाइव कुछ कहें। तो कविताएं तो मैंने सारी सुना दी हैं, अब मैं मोदी साहब को आवाज़ लगा रहा हूँ, अगर वे अभी लाइव से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वे लाइव आएँ, मैं उन्हें ऐड करने जा रहा हूँ। बस यूँ कहें कि मैंने उनको ऐड कर ही दिया। ओ, ये तो कुछ चेंज हो गया शायद, नहीं, हाँ जी बिल्कुल।